23 एक्चुअली कहाँ एप्लीकेबल है हमने वो देखा, फिर हमने देखा सर बोरोइंग कॉस्ट का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, फिर हमने देखा क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, और अब हम बात करेंगे सर टाइप्स ऑफ बोरोइंग पे। रीज़न बीइंग कि सर कैपिटलाइज तो बोरोइंग कॉस्ट आपने करनी है क्वालिफाइंग एसेट पर। अब आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है इट डिपेंड्स ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बोरोइंग की टाइप क्या है। तो सर दो किस्म की बोरोइंग्स है, यानी कंपनी जब भी बोरोइंग के लिए जाएगी तो IAS 23 के तहत देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स, एक है स्पेसिफिक बोरोइंग, दूसरी है जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग वो बोरोइंग होती है कि जो किसी की स्पेसिफिक एसेट को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए, एक्वायर करने के लिए की जाए। फॉर एग्जांपल मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए मैं बैंक के पास गया कि भाई मुझे जो है आप 10 मिलियन का लोन दे दो, तो दिस लोन वुड बी कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग और स्पेसिफिक लोन एज पर IAS 23। इसके बाद दूसरी बोरोइंग है जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग सर वो बोरोइंग होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती, सही है ना, यानी इट्स अ मल्टी पर्पस बोरोइंग। तो सर ये आप टाइप्स क्यों बता रहे हैं? रीजन बीइंग के जो बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन है वो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द टाइप जो है वो वेरी करेगी, सही है। तो सर अब सबसे पहले हम स्पेसिफिक बोरोइंग के रूल्स पढ़ेंगे, सही है। अगर आप ये देखें तो मेरा हैंड रिटन जो है ये नोटिंग्स हैं, इसके अंदर भी मैंने चीज़ों को आसान करके बताया हुआ है। तो हम एक एक करके जो है इसके रूल्स पढ़ते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग के, कि बोरोइंग कॉस्ट को आप किस तरीके से कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद फिर हम लोग जनरल बोरोइंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सर स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सर स्पेसिफिक बोरोइंग जो है इसमें पहले तो डेफिनेशन दी हुई है कि स्पेसिफिक बोरोइंग इज फंड्स स्पेसिफिकली बोरोड फॉर क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर आपने स्पेसिफिक बोरोइंग की है, सही है, तो उसके ऊपर लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपने 10 मिलियन का लोन लिया है, 10 मिलियन पे आप 10% का जो है वो इंटरेस्ट देते हो, सही है। तो सवाल ये पैदा होता है 10 मिलियन इंटू 10%, 1 मिलियन को आप कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे, और अगर करोगे तो कितना करोगे, सही है। इन स्टैंडर्ड स्टेट्स के देखो यार, आप लेट्स से अगर आप 10 मिलियन की बोरोइंग कर रहे हो, लेट्स से 10 मिलियन की बोरोइंग कर रहे हो, गौर से सुनिएगा, उसके और आप 10% का जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हो। अज्यूम कर रहा हूँ साल के शुरू में जो है वो आपने जो है वो बोरोइंग की थी, तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1 मिलियन। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के इस 1 मिलियन को सारा का सारा आपने कैपिटलाइज कर देना है। मगर एक मिनट, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप लोन लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं लगा देते। जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग की बात बताऊं तो बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले फाउंडेशन बनती है, आप सरिया बजरी लेकर आओगे, फाउंडेशन बनाओगे, उसके बाद जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मंजिल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने 10 मिलियन का लोन लिया है तो हो सकता है कि मैंने शुरू में इनिशियली 3 मिलियन लगाए हों, तो वो 7 मिलियन जो है वो टेम्पररी तौर पे आपके पास बचेगा, टेम्पररी तौर पे आपके पास बचा हुआ होगा, विच इज़ कॉल्ड टेम्पररी सरप्लस फंड। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के आप सरप्लस फंड को क्या करोगे एज अ नॉर्मल पर्सन, जाहिर सी बात है आप बैंक में रखवाओगे और उसके ऊपर आपको जो है इनकम अर्न होगी। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के वो जो टेम्पररी सरप्लस फंड है उसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही है उसे भी कैपिटलाइज करना है आपने। वो कैपिटलाइज होगी तो कॉस्ट को क्या करेगी, कम करेगी। लेट्स से मैं बोलता हूं मैंने जो है 10 मिलियन का लोन लिया और ऑन एन एवरेज बेसिस 3 मिलियन की जो है वो 3 मिलियन मैंने एक्चुअली यूटिलाइज किए, तो पीछे रह गए 7 मिलियन। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 7 मिलियन है वो आगे इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेट्स से, जाहिर सी बात है कि बैंक आपको इनकम कम देता है और आपसे कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करता है ना, तभी तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का स्प्रेड होता है। तो अज्यूम करें ये जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो उसका आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है वो है 5%, और एवरेज वैसे मैं बोलता हूँ पूरे 12 महीनों के लिए। तो 7 मिलियन इंटू 0.05% इंटू 5% इट कम्स टू अराउंड 0.035, ऐसा ही तकरीबन 7 मिलियन का 5% जो है इतना बनता है 0.7 मिलियन। एक मैंने रफली ले लिया है, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट मी कैलकुलेट दिस एज वेल। अगर मैं 7 इंटू 0.35 मिलियन स्टैंडर्ड स्टेट्स के। अब आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो नेट होके होगी, यानी आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बोरोइंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करोगे और इनकम को भी कैपिटलाइज करोगे। तो नेट बेसिस पर जो आपकी कैपिटलाइजेशन होगी वो कितनी होगी, 1 माइनस, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 माइनस 0.35 इट कम्स टू 0.65 मिलियन, सही है। यानी अगर कोई मुझसे पूछता है कि हसन जो है वो तुम्हारी आज जो
तुम्हारा एसेट है वो कितने का है, तो मैं बोलूँगा 3 मिलियन मैंने लगाए, जाहिर सी बात है वो 10 में से 3 मिलियन लगाए प्लस 0.65 की बोरोइंग कॉस्ट, तो टोटल जो मेरा ये एसेट है वो अभी 3.65 का है। ये मैं भी रफली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में हम क्वेश्चन करेंगे। सर ये मैंने इसको इस तरीके से इधर लिखा हुआ है, बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड। हमारे केस में कितनी थी एक्चुअल बोरोइंग, 1 मिलियन, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ दोज बोरोइंग्स। और अगर कोई टेम्पररी बेसिस पे आपके पास कुछ सरप्लस फंड है जो आपने लगाए हैं, उसके ऊपर जो इनकम है, इनकम जो है उसको भी आप जो है अपने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, मतलब उसको भी कैपिटलाइज करोगे, जो कि हमारे केस में है 0.35 मिलियन। सही है। इन अदर वर्ड्स द बेस फॉर अप्लाइंग इंटरेस्ट इज बोरोइंग, यानी आप जो इंटरेस्ट का रेट लगाते हो वो बोरोड अमाउंट पे लगाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोरोड अमाउंट। सही है ना। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। इसको एक इलस्ट्रेशन के जरिए आप लोगों को और बेहतर अंदाज में मैं क्लियर करता हूँ। लेट्स हैव अ लुक हियर। इधर मैंने ये ट्रीटमेंट बता दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। होल इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग शेल बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। सर जितना भी इंटरेस्ट आपका बन रहा है सारा का सारा आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दोगे, बट एक मिनट, रिमेंबर इंटरेस्ट इनकम ऑन टेम्पररी सरप्लस फंड शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम अबव कॉस्ट। In other words, it shall also be made part of asset negatively, obviously वैल्यू को ये डिक्रीज करता है। सही है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मेरे ख्याल से हम जो है आगे बढ़ते हैं, फिर एक साथ जो है ये मैं जब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा स्पेसिफिक बोरोइंग के, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जिसमें सारे के सारे जो है ना क्या कहते हैं इन कॉन्सेप्ट्स की इलस्ट्रेशन होगी। अच्छा, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज, सर सवाल ये पैदा होता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 अंडर स्पेसिफिक बोरोइंग कि सर आप कैपिटलाइजेशन जो है बोरोइंग कॉस्ट की कब से स्टार्ट करोगे। लेट्स से मैंने लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को, एग्जाम्पल सुनना, लोन लिया है, लोन ऑब्टेन्ड 1 जनवरी 2012, बट मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं 'टू डेवलप एसेट, वो है 1 जुलाई 2012। भाई देखो आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, तो जाहिर सी बात है कि आप सूद तो 1 जनवरी से ही देना स्टार्ट कर दोगे, ये आपके ऊपर अक्रू होना शुरू हो जाएगा। अब आपने काम स्टार्ट किया है 1 जुलाई को, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे, 1 जनवरी से जिस दिन से लोन लिया है, या 1 जुलाई से जिस दिन से आपने काम स्टार्ट किया। द आंसर इज you shall start capitalizing the borrowing cost when the work is started, irrespective of आपने लोन कभी भी लिया हो। यानी अगर हमारे केस में 1 जनवरी को हमने लोन लिया है और 1 जुलाई को काम स्टार्ट हो रहा है, तो कैपिटलाइजेशन डेट जो होगी वो 1 जुलाई 2012 होगी कैपिटलाइजेशन डेट। यानी अगर हमने लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को, मगर हम काम स्टार्ट करें 1 नवंबर 2012 को, तो आप स्टार्ट कब से करोगे, 1 नवंबर 2012 से। सही है ना। सर ऐसा क्यों, इसकी लॉजिक क्या है, मैं विजडम बता देता हूँ। यार देखो, अगर लेट से आपने लोन लिया 1 जनवरी 2012 को और आपने पूरे साल काम ही स्टार्ट नहीं किया, तो होगा क्या, अगर आप कैपिटलाइजेशन करोगे तो साल के एंड पे आपका सूद के नाम पर जो है एक एसेट आ रहा होगा, बट फिजिकली कोई एसेट होगा ही नहीं। यानी मैं तो एक काम करता हूँ, मैं जो है लोन लेके बैठ जाता हूँ, सही है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू होता रहेगा। अगर तो मैं जो है फ्रॉम द डेट ऑफ लोन करूँ तो हर साल मेरा एसेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। सही है ना। यानी अगर मैं इसी की बात करूं तो पहले साल अगर मैं कोई काम नहीं करता तो 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन से जो है मेरा एसेट बढ़ जाएगा। चलो इंटरेस्ट इनकम भी माइनस कर लो तो 0.5 मिलियन तो होगा ना। यानी ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि एसेट नहीं है और आप उसकी वैल्यू बढ़ाए जा रहे हो। तो सर यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड स्टार्ट ओनली व्हेन एक्सपेंडिचर फॉर एसेट आर बीइंग इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, activity is necessary to prepare the assets have started। सही है ना। सर इसको मैंने जो है आसान ज़बान में इधर लिखा हुआ भी है, आई बिलीव ये मैंने नोट लिखा हुआ है। सही है ना।
अच्छा सर, ये नोट पढ़ाने से पहले मैं ज़रा एक बात बताऊंगा। अच्छा सर, आपने बात बोली कि अगर आपने जैसा ये केस है तो आपने लोन लिया है 1 जनवरी को और आप जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो वो 1 जुलाई से कर रहे हो, तो जो शुरू के 6 महीने जनवरी से लेके जून तक के तो आपने इंटरेस्ट तो दिया होगा, तो उसको आप क्या करोगे सर, आप उसको एक्सपेंस आउट करोगे। यानी अगर मैं 12 महीनों का, याद रखें बोरोइंग कॉस्ट आपकी 12 महीनों की निकलती है, तो 12 महीने अगर मेरे साल के, सही है ना, तो अगर 12 महीनों में से मैंने लोन लिया है डे 1 पे, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जुलाई को, तो मैं शुरू के 6 महीनों का जो है बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट करूँगा और 6 महीनों की कैपिटलाइज करूँगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं लोन ले रहा हूँ 1 जनवरी को, काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1 नवंबर को, ईयर एंड 31 दिसंबर, तो मैं नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का कैपिटलाइज करूँगा, बाकी 10 महीनों का एक्सपेंस आउट करूँगा। आई होप आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैंने लोन लिया है 1 जनवरी को, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1 दिसंबर को, तो मैं ईयर एंड 31 दिसंबर, मैं 1 महीने का कैपिटलाइज करूँगा, 11 महीनों का एक्सपेंस आउट करूँगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सर मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2012 को, ईयर एंड 31 दिसंबर, 1 अप्रैल 2012 को लोन लिया है, काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2012 को, ईयर एंड 31 दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों का कैपिटलाइज करूँगा। और अप्रैल से लेके, सर जनवरी क्यों नहीं भाई, लोन लिया ही अप्रैल को है, अप्रैल से लेके सितंबर तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सही है, 6 महीनों का मैं एक्सपेंस आउट करूंगा, 3 महीनों का मैं कैपिटलाइज करूंगा, और टोटल पे कितने महीनों का करूंगा, 9 महीनों का। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पे करूंगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का कैपिटलाइज करूंगा, और अप्रैल से सितंबर तक का मैं एक्सपेंस आउट करूंगा। अच्छा सर, इधर एक सवाल होता है कि सर आपने बोरोइंग कॉस्ट का तो बता दिया, इनकम का क्या होगा? तो याद रखो, जो रूल्स बोरोइंग कॉस्ट के लिए हैं, कैपिटलाइजेशन या एक्सपेंस आउट के, वही रूल्स इनकम के भी हैं। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज होगी, और जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी उस पीरियड की इनकम जो है वो भी एक्सपेंस आउट होगी। इसी सोच के साथ ये रूल हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। बोरोइंग कॉस्ट एसेट में उस डे से कैपिटलाइज होगी जब एसेट पर काम स्टार्ट होगा, ये हमने पढ़ लिया। जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी उस पीरियड की इनकम भी पीएनएल में जाएगी, और जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज होगी। ये हमने बात कर ली, सही है। 2 बातें हमने अभी तक कर ली हैं कि सर बोरोइंग कॉस्ट, जब आप बोरोइंग कर रहे हो तो आपने जो है कितनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, सही है, और इंटरेस्ट इनकम अगर सरप्लस फंड पे हो रही है तो उसका क्या करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि सर आप जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे वो किस दिन से स्टार्ट करोगे, तो हमने पढ़ा जिस दिन से काम स्टार्ट होता है। अभी इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ, वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा सर, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर लेट्स से बीच में कोई इंटरप्शन पीरियड है, अब आपको पता है जब भी एसेट जो है वो डेवलप हो रहा होता है तो कोई ना कोई जो है वो इंटरप्शन पीरियड आपका जो है वो आता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी कि कोई बिल्डिंग डेवलप हो रही है तो जो है सर बीच में कभी काम रुका हुआ होता है। जैसे मैं कभी गुजर रहा होता हूँ, हमारे पास ही एक दफ़ा बिल्डिंग बन रही थी हमारे घर के पास ही, तो अचानक से जो है ना 10, 15, 20 दिन के लिए जो है वो फाउंडेशन बना के उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं समझा पता नहीं क्या हुआ, काम क्यों रुका हुआ है। तो मैंने यूँ ही किसी लेबर से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर अभी इसकी फाउंडेशन जो है वो हमारा एक तरीका है कार, एक प्रोटोकॉल है कि जब हम लोग जो है खड्डा खोद देते हैं तो कुछ दिनों के लिए छोड़ देते ताकि उसकी फाउंडेशन पक्की हो जाए। और फिर आपने देखा होगा कि वो पानी डालते रहते हैं उस खड्डे में ना, तो उससे ये होता है कि जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी सी और फाउंडेशन मजबूत होती है। तो सर इंटरप्शन पीरियड या सस्पेंशन पीरियड अगर है तो क्या उस पीरियड की कॉस्ट को और इनकम को आप कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे? तो सर इसके ऊपर ये मैंने एक जो है एक इजी फॉर्म में ये मैंने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, यू कैन रीड दिस सर, नोट बाई एच एम फॉर इंटरप्शन और सस्पेंशन पीरियड। इंटरप्शन और सस्पेंशन पीरियड यूनिमसली सिनोनिमसली यूज हो सकते हैं। सर सस्पेंशन या इंटरप्शन पीरियड 2 किस्म का हो सकता है, या तो नॉर्मल नेचर का होगा या एबनॉर्मल नेचर का होगा। सर नॉर्मल नेचर का क्या, क्योंकि नॉर्मल नेचर का मतलब ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, उसके बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी, सही है ना। तो सर अगर तो वो नॉर्मल नेचर का है तो आप उस पीरियड की कॉस्ट और इनकम दोनों को कैपिटलाइज करोगे,
मगर अगर तो सर वो जो इंटरप्शन या सस्पेंशन पीरियड है एबनॉर्मल नेचर का, सर एबनॉर्मल नेचर क्या होती है? फॉर एग्जांपल लेबर ने स्ट्राइक कर दी या कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कोर्ट ने काम रुकवा दिया, एबनॉर्मल नेचर का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिशें हो गई, जैसे पेपर में अभी एग्जाम में एग्जामिनर ने सवाल भी दिया था कि भाई एक्स्ट्रा बारिशें हो गई तो उसका क्या करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर है। अगर तो एबनॉर्मल नेचर का है तो आप उस पीरियड की कॉस्ट और इनकम दोनों को एक्सपेंस आउट करोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सवाल में लिखा हुआ होगा। सर नहीं लिखा हुआ तो क्या अज्यूम करेंगे? अगर नहीं लिखा हुआ तो मैंने आपको अजम्पशन भी लिखवा दी है, अज्यूम कि ये एबनॉर्मल है और उस पीरियड की इनकम और कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको इस पर क्लैरिटी है। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अच्छा ये पहले पढ़ लेते हैं नोट से। सस्पेंडेड इफ डेवलपमेंट ऑफ द एसेट सस्पेंडेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप क्या करेंगे सर? आप उस पीरियड की इनकम और एक्सपेंस को सस्पेंड कर देंगे, कॉस्ट को सस्पेंड कर देंगे, मतलब कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा सर आखिरी पॉइंट सर सवाल ये पैदा होता है, आपने लोन लिया है एसेट के लिए। अब उस जाहिर सी बात है कि एसेट जो है लेट से 9 महीनों में बना, आपने लोन तो अभी रीपे नहीं किया। आप लोन तो अज्यूम करो साल के शुरू में आपने लिया है और लोन अभी तक रीपे नहीं किया, तो आप तो पूरे 12 महीनों का जो है वो इंटरेस्ट दोगे और एसेट कंप्लीट हो गया है 90 महीने में। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या उस पीरियड जो है, क्या जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको क्या ज़िंदगी भर कैपिटलाइज करते रहोगे बोरोइंग कॉस्ट? नो 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 नो। द आंसर इज स्टैंडर्ड स्टेट्स के यू वुड cease capitalizing the borrowing cost once asset is substantially complete। substantially complete का मतलब ये है कि सर 90% और मोर। अगर तो एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो उस पॉइंट पे आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दोगे। सर पेपर में लिखा हुआ होगा कि सब्सटेंशियली कंप्लीट कब हुआ है। लेट्स से हमने एसेट को स्टार्ट किया डेवलप करना 1 जनवरी को, लोन भी 1 जनवरी को ही लिया है, सही है ना सर। अक्टूबर में जो है क्या कहते हैं, लेट्स से नवंबर के एंड पर जो है एसेट डेवलप हो गया, तो आप जो टोटल पे करोगे वो 12 महीनों का करोगे, जनवरी से दिसंबर तक का। कैपिटलाइज 11 महीनों का करोगे, जनवरी से नवंबर तक का, और 1 महीने का आप एक्सपेंस आउट करोगे जो बोरोइंग कॉस्ट है। लेट्स से आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, काम भी 1 जनवरी को स्टार्ट किया है, आपका जो एसेट डेवलप हो गया है वो लेट से जुलाई के एंड पे हो गया है, तो आप जो और पूरे साल का आपने जो है लोन लिया हुआ है तो आप पूरे 12 महीनों का पे करोगे, जनवरी से जुलाई तक का 7 महीनों का आप कॉस्ट और इनकम कैपिटलाइज करोगे, और बाकी जो अगस्त से दिसंबर तक का महीना है उस पीरियड के कॉस्ट और इनकम को आप एक्सपेंस आउट। सब की सब कैपिटलाइज करोगे, अलबत्ता जो सरप्लस फंड है उसके ऊपर जो इनकम है उसको भी आप कैपिटलाइज करोगे ऑब्वियसली नेगेटिवली, यानी वो कॉस्ट को कम करेगी जो इनकम होगी। नंबर 2 सर आप उस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे बोरोइंग कॉस्ट की जिस दिन से जो है आपने काम स्टार्ट करा है, ना कि जिस दिन से लोन लिया है। सर आप कॉस्ट और इनकम के लिए वही रूल, कॉस्ट के लिए इनकम के लिए वही रूल्स फॉलो करोगे जो कॉस्ट के लिए करोगे। जिस पीरियड की कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है उस पीरियड की इनकम भी कैपिटलाइज होगी सरप्लस फंड पे, और जिस पीरियड की जो है कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो रही है उस पीरियड की इनकम भी एक्सपेंस आउट होगी। नंबर 3 अगर सर कोई सस्पेंशन पीरियड या इंटरप्शन पीरियड है तो अगर तो वो नॉर्मल नेचर का है तो यू वुड कीप कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड रिस्पेक्टिव इनकम, अगर तो वो एबनॉर्मल नेचर का है तो आप फिर जो है एक्सपेंस आउट करेंगे। पेपर में मेंशन होगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे एबनॉर्मल है। रूल नंबर 3 और आई बिलीव 5 कि सर आप कैपिटलाइजेशन कॉस्ट और इनकम की उस वक्त रोक दोगे जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो। अब सर हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सही है, और फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं।